Hello everyone. Now let's see some problems or the numericals based on your cell cycle and cell division. In previous lecture we have enlisted all the formulae that we are going to use for mitosis, meiosis and cell cycle. मैंने आपको कुछ एक्सप्लेन भी किए थे. Let's use them and solve some problems. अब ये प्रॉब्लम्स वैसे तो नीट में कुछ बार पूछे भी गए हैं, 2-3 बार आए थे इनके ऊपर प्रॉब्लम्स, कुछ क्वेश्चंस आए थे. AIPMT एम्स में बहुत बार पूछे वाले, तो हमें अच्छे से करना है. कुछ नहीं ज्यादा इसमें लॉजिकल पार्ट है. आपके बस कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए कि क्रोमोसोम को हमने टुकड़े कब किए थे, क्रोमोसोम क्या रहता, एक क्रोमोसोम में कितने डीएनए वगैरह मैंने सब कुछ आपको कल ही बता दिया था प्रीवियस लेक्चर में. वही चीज आपने को यूज करके अब ये प्रॉब्लम सॉल्व करनी. ओके, आपके सामने प्रॉब्लम का मैं एक फोटो दूंगा, क्वेश्चन जो रहेगा उसके फोटो रहेगा आपके सामने. आपने पॉज करके वीडियो को पॉज करना है, क्वेश्चन को लिख लेना है, क्योंकि आपको अब ये मैंने इस तरीके से बुकलेट बनाया, आपको बुकलेट बनाने की जरूरत नहीं, आपके पास ऑलरेडी रजिस्टर है, नोट्स है, कुछ 10-20 प्रॉब्लम्स जो है, जो भी है अपने जितने होंगे मैं आपके मैक्सिमम लेने की कोशिश कर रहा हूँ. सो बस वीडियो पॉज करके उसको क्वेश्चन को नोट कर लेना है और ऑप्शंस भी जो है ABCD वो, फिर मैं उसको सॉल्व करने के सिखाऊंगा आपको, उसके कुछ स्टेप्स बताऊंगा कैसे सॉल्व करना है उस प्रॉब्लम को, हाउ टू यूज द फॉर्मूले, विच फॉर्मूला शुड बी यूज्ड, मैं आपको वहाँ पे बताऊंगा. सो आपको वो नोट करके रख लेना. सिंपली जैसे आप फिजिक्स केमिस्ट्री में प्रॉब्लम सॉल्व करते वैसे ही इसके प्रॉब्लम्स रहेंगे. इतने डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स ये चैप्टर के नहीं है जितने आपको लग रहा है. देखते कुछ आसान क्वेश्चंस. सो स्टार्ट करते. पहला प्रॉब्लम आपके सामने आ रहा है, मैं रीड कर रहा हूँ. If the number of chromosomes in G1 phase of a cell is 18, then the number of chromosomes after S phase of that cell would be. Number of chromosomes in G1 phase of a cell is 18. Pause करो वीडियो और ये क्वेश्चन लिख लो. Then the number of chromosomes after S phase of that cell would be. देखो क्वेश्चन कितना आसान है. Number of chromosomes G1 phase में दिया है 18. Okay, so G1 phase, G2 phase. प्रॉब्लम नंबर 1 सॉल्व कर रहे हैं ना. सॉल्यूशन टू प्रॉब्लम नंबर 1 क्या है? गिवन डेटा क्या है? नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन G1 फेज. सो अपन इमेजिन करेंगे 2n इज इक्वल टू 8 दिया है. इमेजिन करेंगे डिप्लॉइड सेल है, वो डिवाइड हो रही है. ओके, और वो सेल डिवाइड होने के बाद, क्योंकि सेल डिवाइड हो रही और उसका डिवीजन लेने का, तो 2n डिप्लॉइड सेल ही लेना पड़ेगा स्टार्टिंग में. हैप्लॉइड भी हुआ तो क्या है, क्योंकि अपने को S फेज की बात कर रहा हूं. सो दिस इज इन G1 फेज. This is in G1 phase. What would be the number? Then the number of chromosomes after S phase. अपने को S phase में कितने रहेंगे क्रोमोसोम्स वो पूछ रहा है. मतलब 2n इज इक्वल टू कितना हो जाए. तो आपको यहाँ पे सेल साइकिल लगेगी. सेल साइकिल में क्या रहता, 4 फेजेस रहते हैं, G1, S, G2 और M फेज. सेल साइकिल में यहाँ से क्रोमोसोम सेल की ग्रोथ होती है इस तरीके से, और वो डिवाइड हो जाती है. यहाँ पे जाके Pmat फेज रहते हैं अपने 4 फेजेस, राइट, और सेल की डिवीजन है. लेकिन अपने को वहां तक जाने की जरूरत नहीं. क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे आपको दिया है वैल्यू 2n इज इक्वल टू 8. तो यहाँ पे क्रोमोसोम नंबर कितने रहेंगे ये पूछ रहे हैं. आसान है. कैसे निकालने हैं क्रोमोसोम नंबर? देखो, यहाँ से सेल की सिर्फ ग्रोथ होगी, सेल का साइज बढ़ जाएगा. इतनी सेल थी, उसका साइज बढ़ के इतना हो जाएगा. फिर एस फेज में डीएनए सिंथेसाइज होता, मतलब ये एक क्रोमोसोम है तो इसके ऊपर ही क्रोमोसोम डबल हो जाता, डीएनए सिंथेसिस स्टार्ट हो जाता, डबल हो जाता. अमाउंट ऑफ डीएनए जो रहता C से होके 2C डबल हो जाता, अमाउंट ऑफ डीएनए, कंटेंट ऑफ डीएनए. बट नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स रिमेन्स दी सेम. नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स रिमेन्स दी सेम. आपको मैंने लिखा के दिया है, प्लस एस पेज में रीड कर लो. द अमाउंट ऑफ डीएनए गेट्स डबल ड्यू टू रिप्लिकेशन, बट द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स रिमेन्स सेम. मतलब नंबर कितना रहेगा, 2n इज इक्वल टू 8 ही रहेंगे, क्रोमोसोम 8 के 8 ही रहेंगे, बस उनमें डीएनए का कंटेंट डबल हो जाएगा, राइट. Question demands what? The demand is that what is the number of chromosomes after S phase? So S phase के बाद कितने हो जाएंगे? 18 ही हो जाए. सॉरी, दिस इज 18 गिवन ना, सॉरी यार, दिस इज 18. सो आपको 18 आंसर दिख रहा है ऑप्शन में D. तो 18 क्रोमोसोम्स रहेंगे. ये आपको 18 दिया हुआ है, मैं 8 पढ़ लिया था गड़बड़. सो 18 क्रोमोसोम्स विल बी प्रेजेंट इन S phase. 18 क्रोमोसोम्स विल बी प्रेजेंट इन S phase. कैसे इजी क्वेश्चन है, यहाँ के दिए यहाँ पे. ओके, इसके बाद यहाँ पे कितने रहेंगे G2 में, अगर आगे बढ़ते यही क्वेश्चन में, तो यहाँ पे भी 18 रहेंगे. M, अगर माइटोसिस हुआ तो माइटोसिस में क्रोमोसोम नंबर्स रिमेन्स द सेम इवन आफ्टर द सेल डिवीजन. तो डॉटर सेल M फेज के बाद भी अगर पूछे, वापस से G1 में पूछे M फेज के बाद, तब भी क्रोमोसोम नंबर सेम है. हाँ, मियोसिस हो रहा होगा तो क्रोमोसोम नंबर्स गेट रिड्यूस टू हाफ. मतलब जो डॉटर सेल्स रहते हैं उसमें 18 के आधे हो जाएंगे, मतलब 9 क्रोमोसोम्स इन ईच सेल, लेकिन वो मियोसिस है. बट अपना क्वेश्चन एस फेज तक का ही. समझ में आया, इजी था फर्स्ट वन. लेट्स सी सेकंड वन.
male gamete, in an onion root tip, there are 24 chromosomes. There are 24 chromosomes. How many chromosomes will be present in its meristem in G1 phase, after S phase and after M phase respectively? 3 जगह का पूछा है. देखो प्रॉब्लम नंबर 2 है. क्या सॉल्यूशन, क्या चीजें गिवन है अपने को, गिवन डेटा क्या है पहले वो निकाल लो. इन ऑनियन रूट टिप सेल, पहले तो ऑनियन रूट टिप क्या है ये समझ के ले लो, क्योंकि ये आपको कई प्रॉब्लम्स में ये वर्ड्स आने वाले हैं. ओके, अगर मैं प्लांट बॉडी की बात करूं, आपने सबने ऑनियन देखा है, इस तरीके से ऑनियन रहता, बराबर है, ग्रीन कलर के. उसके कांदे की पत्तियां खाते अपन, कांद्याचे पात म्हणतो मराठीत, राइट. हिंदी में उसको कांदे की पत्तियां बोलते हैं. और फिर इधर से पूरा ऑनियन रहेगा अंदर से, राइट. तो ये ऑनियन रूट टिप. अब रूट मतलब दीज आर द फाइबरस रूट्स हियर. दिस इज द लीफ. एक्चुअली व्हाट यू ईट इन ऑनियन इज योर लीफ. अपन मॉर्फोलॉजी चैप्टर में देखेंगे. एंड दिस इज ऑल्सो लीफ, ग्रीन लीफ. दिस इज स्टोरेज लीव्स, दे स्टोर फूड. अब ये जो रूट है, अगर आपने ये रूट्स निकाले, एकदम सॉफ्ट रूट्स निकाले, तो रूट्स जो रहेंगे एकदम, उनको माइक्रोस्कोप के नीचे रखे तो उनका जो एंड रहेगा, ये एक रूट है, ये दूसरी रूट है, तो उनका एंड जो रहेगा, सो वो ग्रोइंग एंड्स रहते हैं. रूट्स के हो गए, शूट हो गया, कोई भी प्लांट ले लेगा तो दूसरा, सो वो प्लांट के ऐसे रूट्स रहेंगे और इधर से उसका शूट रहेगा, इधर से उसको पत्तियां वगैरह आएंगी, राइट. तो ये जो ये टिप और ये टिप, दिस इज कॉल्ड शूट अपेक्स, this is called root apex, and root apex. These apices, shoot and root apices, they consist of actively growing cells. That cells have the capacity to divide continuously, and that cells are said to be meristematic cells. इन cells को क्या बोलते हैं? meristematic cells. प्लांट्स में मेरिस्टेमेटिक सेल्स कहाँ पे प्रेजेंट रहते हैं? सो शूट अपेक्स और रूट अपेक्स जो रहता, वहां पे से उनकी लेंथ वो डिवाइड होते जाती, नीचे बढ़ते जाती, वो डिवाइड होती, ऊपर बढ़ते जाती, उससे प्लांट की हाइट बढ़ती जाती. अपनी बॉडी में मेरिस्टेमेटिक सेल्स नहीं रहते, प्लांट्स में मेरिस्टेम रहता टिश्यू. इट इज द टिश्यू विच हैज कैपेसिटी ऑफ सेल डिवीजन. सो मेरिस्टेमेटिक सेल्स बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, ऊपर मार्जिन में लिख लो आपके रजिस्टर के. सेल्स that have capacity of cell division by mitosis. Capacity of cell division by mitosis. So that cells are called meristematic cell. Meristematic cells. Plants में specially. What is the location? They are present at shoot apex and root apex. Yes, they are also present at nodes. अब ये प्लांट में अगर यहाँ पे लाइंस देखे होंगे आपने, जैसे कि गन्ने में रहते, शुगर केन में लाइंस रहते, राइट. सो दे आर कॉल्ड नोड्स. वहां से नई पत्ती आती, इधर से ऐसे बर्ड्स रहते. देखो आपने छोटे छोटे आंखें देखी होंगी, बर्ड्स वगैरह, डोळे म्हणतो मराठी. सो वो बर्ड्स रहते हैं वहां पे. सो ये बर्ड्स ग्रो होते हैं और इधर से पत्ती आती, इधर से पत्ती आती ऐसी, और फिर राइट. सो दैट सेल्स विच आर प्रेजेंट एट नोड्स पे भी, बर्ड्स के अंदर भी यही टिश्यू प्रेजेंट है. अपने को इसके लिए ये चीज जानना जरूरी है, क्योंकि सेल डिवीजन की बातें चल रही है अपनी. तो ये टिश्यू अपने लिए बहुत इंपॉर्टेंट टिश्यू होगा, बिकॉज इट इज एक्टिवली डिवाइडिंग टिश्यू. तो आपको पता होना चाहिए टिश्यू के बारे में. मेरिस्टेमेटिक सेल्स कैन एक्टिवली डिवाइड बाय माइटोसिस. तो ऑनियन रूट टिप में भी मेरिस्टेमेटिक सेल्स रहते, दे आल्सो डिवाइड बाय माइटोसिस. ओके, अब माइटोसिस में कैसा होता है, एक सेल से 2 सेल्स तैयार होते हैं. वो नंबर का जान दो. अपना क्वेश्चन किस बारे में है? देयर आर 24 क्रोमोसोम्स. ओके, वन मोर थिंग, all the plant cells are diploid except gametes. All the plant cells are diploid except gametes. तो चाहे तुम लीफ सेल ले लो, रूट सेल ले लो, स्टेम सेल ले लो, कहीं के भी सेल उठा लो, सीड्स के सेल उठा लो, all the plant cells are diploid except gametes. तो आप एक चीज और नोट करके रख लो, मैं जो लिस्ट बता रहा हूं, क्योंकि आपको ये एमसीक्यू में पूछेंगे, ये वर्ड्स आएंगे. हैप्लॉइड सेल्स, डिप्लॉइड सेल्स और ट्रिप्लॉइड सेल्स या फिर ट्रिप्लॉइड टिश्यू. सो कौन से टिश्यू? हैप्लॉइड. हैप्लॉइड मतलब उनमें क्रोमोसोम n, इनमें 2 सेट रहेंगे 2n, इनमें 3 सेट रहेंगे 3n. ओके, एग्जांपल्स कौन से हैं हैप्लॉइड सेल्स के? मेल गैमेट्स, मेल एंड फीमेल गैमेट. मेल एंड फीमेल गैमेट मतलब क्या क्या? अपने पोलन ग्रेन्स, कॉमा एग सेल, कॉमा एंटीपोडल्स, कॉमा सिनर्जिड्स.
antipodals, synergids. These are cells, special cells. We will study about them in your sexual reproduction in plants. आपने 10th में सुना भी होगा इनके बारे में, मे बी डबल फर्टिलाइजेशन में. तो ये हैप्लॉइड सेल्स रहते हैं, इनमें एक ही सेट रहता है क्रोमोसोम्स. एक सेल इज फीमेल गैमेट. पोलन ग्रेन्स दे कंसिस्ट ऑफ मेल गैमेट्स इन देम, सो दे आर आल्सो हैविंग हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम्स. डिप्लॉइड में ऑल प्लांट सेल्स, ऑल वेजिटेटिव सेल्स are of plant body, okay, except gametes, except these, okay. For example, कौन root, tip cells, shoot या फिर stem, tip cells, leaf cells, flower वहां के cells ले लो, seeds, okay, zygote, that is also diploid because it is made up of, it is formed by the fusion of male gamete and female gamete. Haploid male haploid female मिला के diploid बन जाता, right? So diploid रहेगा zygote. Okay, your embryo of seed, cotyledons of seed coat, seed के अंदर की सब चीजें diploid है, सारी चीजें diploid. There is one exception, that is your endosperm of seeds in angiosperms. ओके, फ्लावर में कोई भी पार्ट ले लो, जैसे कि एंड्रोशियम, गाइनोशियम, कैलिक्स, कोरोला, आपने सब फ्लावर का स्ट्रक्चर देखा होगा, तो उसमें की सारी चीजें डिप्लॉइड रहेंगी, ओवरी वगैरह सब चीजें डिप्लॉइड. लेकिन एंडोस्पर्म ऑफ सीड्स इन एंजियोस्पर्म इज ट्रिप्लॉइड. एंडोस्पर्म इन is triploid in angiosperms. It is the special tissue. जैसे कि आपने कोकोनट वाटर पता है, आपने सबने नारियल का पानी पिया है, वो एंडोस्पर्म है, वो सीड का. नारियल का सीड कहाँ पे रहता है, छोटा सा, आपको सबको पता है. आप जो खोबरा खाते हैं नारियल के अंदर, कोकोनट में सॉलिड पार्ट जो एडिबल पार्ट है, दैट इज ऑल्सो एंडोस्पर्म. That is called solid endosperm, and liquid is coconut water is liquid endosperm. दोनों के अगर तुमने सेल्स निकाले, खोबरे को निकाले या फिर वो पानी की ड्रॉप ली नारियल के पानी की, और उसको अगर आपने स्लाइड पे रख के उसको स्टेन करके ऑब्जर्व किए, तो उसके जो न्यूक्लियस रहेगा, दैट न्यूक्लियस विल बी ट्रिप्लॉइड. उसके अंदर थ्री सेट्स रहते हैं. ये बहुत ऑड एमसीक्यू बनता, आपको याद नहीं आता एंड टाइम पे, आपको नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन एंडोस्पर्म पूछते तो आप कंफ्यूज हो जाते, सर एंडोस्पर्म तो आपने बताया इसलिए. तो याद रखो ये ट्रिप्लॉइड रहता, आपको हैप्लॉइड नंबर देंगे और उसमें से एंडोस्पर्म का पूछेंगे, सिंपली मल्टीप्लाई बाय 3 कर देने का. आपको हैप्लॉइड देके डिप्लॉइड पूछेंगे, मल्टीप्लाई बाय 2 करने का. ट्रिप्लॉइड देके हैप्लॉइड पूछेंगे, डिवाइड बाय 3 कर देने का उसको. समझ रहे क्या करना है. सो ट्रिप्लॉइड, आपको ये सेल्स याद हो गए ना, तो कौन से सेल का पूछ रहे हो, हैप्लॉइड पूछ रहे, क्या डिप्लॉइड पूछ रहे, क्या ट्रिप्लॉइड, अपने आप गेस होता, अपने आप दिमाग को क्लिक हो जाए. ओके, इसमें एक और वर्ड याद रखो, एल्यूरॉन लेयर इन मोनोकॉट एंडोस्पर्म. मोनोकॉट सीड्स, जैसे कि मक्के का सीड रहता, उसके अंदर एक प्रोटीनस लेयर रहती. मक्का देखे अपने सबने, पॉपकॉर्न वाला, राइट. सो जो कॉर्न रहता आपका, मक्के के सीड्स रहते, उसके अंदर एक इंटरनल लेयर रहती, एंडोस्पर्म का ही हिस्सा रहती वो, दैट इज ऑल्सो एंडोस्पर्म का हिस्सा है, मतलब एंडोस्पर्म इटसेल्फ इज ट्रिप्लॉइड. सो वो एल्यूरॉन लेयर भी क्या रहती, ट्रिप्लॉइड. ओके, सो आपको ये नोट करके रख लो. इसके कुछ एक्सेप्शंस वगैरह रहेंगे, और भी आएंगे, आपको कहीं मिला तो मुझे बताना. प्लस मैं आपको 12th में और कुछ इसमें ऐड करा दूंगा, अभी आपके लिए इतना ही इनफ है, ठीक है. जैसे कि एक एक्सेप्शन फिर भी अगर लिखना ही है तो एंडोस्पर्म इन जिम्नोस्पर्म्स, इट इज हैप्लॉइड. जिम्नोस्पर्म इज हैप्लॉइड, लेकिन एंडोस्पर्म इन एंजियोस्पर्म इज ट्रिप्लॉइड. मैंगो विंगो, अपने जो फ्लावरिंग प्लांट्स उनमें ट्रिप्लॉइड रहता है एंडोस्पर्म, लेकिन जिम्नोस्पर्म, साइकस, पाइनस, क्रिसमस ट्री, राइट, आपके जितने भी नीडल लाइक उनके सीड लीव्स रहेंगे, तो उन प्लांट्स में जो सीड एंडोस्पर्म रहता है उनके सीड्स में, सो दैट इज हैप्लॉइड. ओके, इसमें ट्रिप्लॉइड. समझ में आए स्ट्रक्चर्स, ठीक है. अपना क्वेश्चन क्या डिमांड करता, इन ऑनियन रूट टिप्स है. अब ऑनियन रूट टिप बोले तो क्या कर, रूट के सेल्स कैसे रहते हैं, रूट टिप के सेल्स हैप्लॉइड, डिप्लॉइड, ट्रिप्लॉइड, दे आर डिप्लॉइड, मतलब 2n लेना पड़ेगा वैल्यू. क्या दिया है, दे आर 24. कितने क्रोमोसोम्स दिया है यहाँ पे, 24. हाउ मेनी क्रोमोसोम्स विल बी प्रेजेंट इन इट्स मेरिस्टेमेटिक सेल. मेरिस्टेमेटिक सेल्स भी इधर ही आते हैं, यहाँ पे ऐड कर लो मेरिस्टेमेटिक सेल्स.
ये डब्बा बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको बहुत जगह पे काम में आएगा, अच्छे से लिख के रखो इसको। मेरिस्टेमेटिक सेल्स इन G1 फेज। अब मेरिस्टेमेटिक भी मतलब 2n पूछ रहे हो, कितना रहेगा मेरिस्टेमेटिक में, कितने क्रोमोसोम्स रहेंगे। तो कौन से फेज में पूछ रहे हैं, G1, यहाँ पे M, G1, S, G2, तो तुमको G1 में पूछ रहे कितने रहेंगे। तो देखो स्टार्टिंग में भी 24 है, तो G1 में भी 24 ही रहेंगे, स्टार्टिंग में भी 24 है, क्रोमोसोम नंबर बढ़ते के डायरेक्टली उतने ही रहते क्रोमोसोम नंबर डिवीजन के टाइम पे। ओके, देन इन एस आफ्टर एस फेज, एस फेज के बाद क्रोमोसोम नंबर डबल होते क्या, अमाउंट ऑफ डीएनए गेट्स डबल्ड, क्रोमोसोम नंबर रिमेन सेम, रूल लिख के रखो ये, आफ्टर एस फेज ओनली अमाउंट ऑफ डीएनए इज डबल्ड, क्रोमोसोम नंबर रिमेन्स सेम, मतलब 24 ही रहेंगे, और G2 में भी 24 रहेंगे, ठीक है। एंड आफ्टर एम फेज, और एम फेज हो गया, डिवीजन भी हो गई, तो माइटोसिस के बाद में क्या होगा, आइडेंटिकल सेल्स रहते, मतलब हमेशा क्रोमोसोम नंबर 24 ही रहेंगे, कभी बदलेंगे क्या माइटोसिस में क्रोमोसोम नंबर, नहीं। ये एक अच्छा रूल बन जाएगा, चाहे सेल साइकिल का कोई भी हिस्सा ले लो एक्सेप्ट एनाफेज, एनाफेज में डबल हो जाते, टुकड़े होते ना क्रोमोसोम्स के, बाकी जगह पे अगर आप देखें तो क्रोमोसोम नंबर डबल नहीं रहते, वहां पे सब जगह क्रोमोसोम नंबर सेम चलते रहते। सो आंसर क्या रहेगा इसका 24, तीनों टाइम पे 24 रहेंगे इन G1 फेज, S फेज, आफ्टर S फेज एंड आफ्टर M फेज आल्सो क्रोमोसोम नंबर्स विल रिमेन 24। समझ में आया? यस, दिस वाज द सेकंड क्वेश्चन। देन नेक्स्ट वन इज बेस्ड ऑन योर डी अमाउंट ऑफ डीएनए। अब क्रोमोसोम नंबर पे से अपन एक अगला टाइप का देखते हैं, अमाउंट ऑफ डीएनए का क्वेश्चन। मेल गैमेट ऑफ अ प्लांट हैज, मेल गैमेट ऑफ अ प्लांट हैज 20 picograms of DNA, 20 picograms of DNA. What would be the amount of DNA in the myocyte of same plant as in G2 phase? उसके मियोसाइट में कितना है? अभी क्वेश्चन पढ़े तो डर लग जाता कुछ बच्चों को, सर क्या खतरनाक क्वेश्चन, खतरनाक नहीं उलट कितना सिंपल क्वेश्चन है। क्या है, सेल साइकिल से रिलेवेंट है वापस से, M G1 S G2 बराबर है क्या, G1 S G2 M, these are the 4 phases of cell cycle, right? Male gamete of a plant, what is male gamete? पोलन ग्रेन या फिर उसके अंदर का मेल गैमेट। अच्छा, मेल गैमेट हैप्लॉइड है कि डिप्लॉइड है, हैप्लॉइड है, राइट। सो अपने को एन की बात कर रहा हूं, मेल गैमेट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मेल गैमेट का अमाउंट दिया है तुम्हारे को, अमाउंट ऑफ डीएनए कितना है उसके अंदर, C इज इक्वल टू 20 picograms, मेल गैमेट इज इक्वल टू 20 picograms। व्हाट वुड बी द अमाउंट इन मियोसाइट इन G2 फेज, मतलब यहाँ पे कितना रहेगा, G2 में पूछ रहा ना, इन मियोसाइट। व्हाट इज मियोसाइट, the cells that undergo meiosis, cells that undergo meiosis, मतलब ये मदर सेल है, स्पेशल डिप्लॉइड सेल्स, याद आ रहा है कि meiosis, so मतलब ये डिप्लॉइड रहेंगी, मेल गैमेट हैप्लॉइड है, राइट। अब meiosis में कैसा होता, एक मदर सेल रहती, मियोसाइट रहता, मदर सेल, this mother cell it undergoes division to produce 2 cells and that 2 cells again produce 4 daughter cells, बराबर है, 4 daughter cells। तो अपने को डॉटर सेल बोलते हैं, ये मदर सेल से 4 मेल गैमेट्स बने, दिस इज फर्स्ट मेल गैमेट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ मेल गैमेट। ये मेल गैमेट में कितना डीएनए, 20 पिकोग्राम, ऑब्वियसली इसमें भी कितना रहा होगा 20, इसमें कितना रहा होगा 20, हर मेल गैमेट में 20 सेम अमाउंट जाता है डीएनए का, राइट। तो यहाँ पे फिर 20 20 20 20, मतलब अल्टीमेटली अगर एक साधा दिमाग लगाए तो इसके अंदर कितना रहेगा अमाउंट, 80 पिकोग्राम्स, 80 पिकोग्राम्स रहेगा, ठीक है। अब 80 पिकोग्राम्स आया कहां से, तो एक्चुअली देखा जाए तो वो मेल यहाँ पे 80 पिकोग्राम्स लेके आई होंगी, डीएनए का अमाउंट ऑफ डीएनए इन मियोसाइट विल बी हाउ मच इन G2। ओके, मैंने 80 ऐसा निकाल लिया, ऐसा तो 80 निकाल सकते, लेकिन यहाँ पे 80 कैसा पता चलने का, अब वो मदर सेल में जो मेल गैमेट है उसमें 20 पिकोग्राम्स डीएनए है, ठीक है, मतलब उसको उसकी मदर से 1/4 पार्ट मिलता, क्योंकि एक मदर सेल से 4 डॉटर सेल्स तैयार होते हैं इन मियोसिस, तो मतलब उसने ऑब्वियसली 1/4 पार्ट इसने लिया, तो इसका 4 टाइम्स इसमें रहेगा, ये सीधा गणित है। अगर ये 80 है तो 80 का डबल यहाँ पे हुआ होगा, अमाउंट ऑफ डीएनए इज डबल्ड इन एस फेज, मतलब यहाँ पे 40 रहा होगा, 40 का डबल होके कितना होगा 80, फिर 80 का डबल होके यहाँ पर 80, और 80 के 4 हिस्से हो गए 20 20 20 20, मतलब एकदम इनिशियली कितना रहा होगा 40, लेकिन अपने को इनिशियली नहीं पूछ रहे, अपने को पूछ रहे G2 फेज में कितना, तो G2 फेज में कितना डीएनए रहता 80, कैसा निकाला ध्यान में आया, बिकॉज दिस गैमेट इज गेटिंग 1/4 डीएनए फ्रॉम इट्स मदर, मींस इट इज गेटिंग
the mother will be having 4 times DNA than the daughter because it is meiosis. So 4 times कर देने का simply 20 multiplied by 4 you will get answer is D 80 picograms. 80 picograms. समझ में? Let's see next one. Number of tetrads in human myocyte. Number of tetrads in human myocyte. कितना भारी क्वेश्चन देखो. चलो टेट्राड विट्राड आप बोले तो मियोसिस की बात है. मैंने आपको सब टेट्राड बायड डायड टेट्राड सब बताया था. सो टेट्राड क्या रहता? ओके ह्यूमन मियोसाइट. अब ह्यूमन मियोसाइट मतलब ह्यूमन मदर सेल, स्पेशल मदर सेल. तो वो ऑब्वियसली मियोसाइट्स आर ऑलवेज डिप्लॉइड सेल्स. और डिप्लॉइड नंबर कितना है अपने पास 46 क्रोमोसोम से. मतलब कितने पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम है? 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम. ओके व्हाट इज टेट्राड? टेट्राड फॉर्मेशन कब होता? ज़ाइगोटिन फेज में, जब आपके पेयरिंग ऑफ क्रोमोसोम्स होते. ओके वो टाइम पे क्रोमोसोम्स एक दूसरे के नजदीक आ जाते. दे अंडरगो सिनेप्सिस, सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बनता एंड दे कम क्लोजर लाइक दिस एंड दे फॉर्म बाइवैलेंट्स और टेट्राड. ओके तो एक ऐसा क्रोमोसोम रहता, क्रोमोसोम नंबर 1, उसका एक होमोलॉगस क्रोमोसोम नंबर 1 रहेगा. ओके दिस इज कॉल्ड टेट्राड. क्यों? क्योंकि दिस इज 1 मोनैड. 4 क्रोमैटिड्स मतलब एक टेट्राड. सो दिस इज 1 टेट्राड. ओके सो ऐसे कितने पेयर्स है अपने पास? 23 पेयर्स है तुम्हारे पास. एक पेयर हो गई. ऐसी दूसरे क्रोमोसोम की दूसरी पेयर रहेगी. तीसरा क्रोमोसोम रहेगा, उसकी पेयर रहेगी तीसरी. सो अपने पास कितने पेयर्स है? 23 पेयर्स. मतलब अपने पास कितने टेट्राड है? टोटल 23 टेट्राड्स. 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम इज इक्वल टू 23 टेट्राड्स. ऑप्शन को जरा ध्यान से पढ़ो. क्या ऑप्शन है क्वेश्चन में? ए 23 पेयर्स, बी 46, सी ओनली 23 एंड डी 22. अब आप बोलेंगे सर ए और सी सेम है. ए और सी अलग अलग है. ए में 23 पेयर्स मतलब 46 टेट्राड हो जाएगा. 23 पेयर्स मतलब कितने टेट्राड? 46 टेट्राड. अपने पास कितने टेट्राड है? 23 ही टेट्राड है. तो मतलब आंसर क्या होना चाहिए? सी. फिर से सुनो क्यों नहीं है आंसर? ए क्यों नहीं है? क्योंकि 23 पेयर्स ऑफ टेट्राड नहीं अपने पास 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम है. क्योंकि एक पेयर मतलब एक टेट्राड. तो 23 पेयर मतलब 23 टेट्राड. 1 टेट्राड इज इक्वल टू 1 पेयर ऑफ क्रोमोसोम. Therefore 23 pairs of chromosome is equal to 23 tetrads. समझा? Yes. So this is how you have to solve this one. Easy question है. कहीं पे भी मैं ऐसा बहुत ज्यादा कैलकुलेशन वाला पार्ट यूज कर रहा है नहीं. यहाँ पे बस मुझे मेरे लॉजिक लगाने का और वो कंसेप्ट मुझे याद आना. टेट्राड कहाँ पे बनता, टेट्राड मदर, ये पकड़ के आना कि नंबर कितने ह्यूमन. कहीं पे भी कोई नंबर नहीं दिया क्वेश्चन में. टोटल नंबर ऑफ टेट्राड्स इन ह्यूमन मियोसाइट इज डायरेक्टली क्वेश्चन. राइट. लेट्स सी नेक्स्ट वन. If a diploid cell carries 24 chromosomes, if a diploid cell carries 24 chromosomes, मतलब देखो 2n is equal to कितना दिया है? 24. मतलब कितने पेयर्स? 12 पेयर्स. What will be the number of tetrads during its packeting phase? वही बात है. वापस एक पेयर मतलब एक टेट्राड मतलब एक पेयर. So 12 पेयर मतलब 12 tetrads. 12 pairs of chromosomes मतलब 12 tetrads. तो आंसर क्या आपका? D. Option is Delhi. Okay. Then let's see next one. How many kinetochores will be present in metaphase in onion root tip cell having 16 chromosomes? Problem number 6. How many kinetochores will be present in? Okay, what are kinetochores? Kinetochores are proteinous plates. They are present around your centromere. They help in formation of spindle apparatus and they help in breaking of centromere during the metaphase. तो metaphase से related क्वेश्चन है. 2013 नीट में आके गया वाला क्वेश्चन है. टिक करके रखो. 2013 नीट लिखो यहाँ पे और चेक करो जाके नेट पे पेपर 2013 नीट का. If the onion root tip cell, अब onion root tip बोलते डिप्लॉइड सेल है, मेरिस्टेमेटिक सेल्स. सो अपने को 2n नंबर दिया है कितना? 16. 2n is equal to 16. आपको मैंने बोला था कि एक क्रोमोसोम के ऊपर 1 क्रोमोसोम हैज 2 काइनेटोकोर्स. 2 काइनेटोकोर्स. इधर से एक रहता, इधर से एक रहता. बराबर है कि लिख के दिया था कि मैंने फॉर्मूले में. देयरफॉर अपने पास कितने क्रोमोसोम है? 16 क्रोमोसोम विल हैव, बोलो बोला कितने रहेंगे? 16 into 2 that is equal to 32 काइनेटोकोर्स. अरे कुछ लॉजिक है क्या? दिमाग लग रहा है क्या?
एक क्रोमोसोम पे 2 क्रोमैटिड, तो 16 क्रोमोसोम पे 16 दूनी 32, 16 to the 32. So 32 chromatids kinetochores will be present here. So direct answer Delhi. इतना इजी क्वेश्चन आया था नीट में ये क्वेश्चन, लेकिन लॉजिक लगता, क्या लॉजिक लगता, एक क्रोमोसोम पे 2 काइनेटोकोर. मैं कई बार ड्रॉ भी करा था, किसको अगर रट्टा भी नहीं हुआ है, याद भी नहीं आ रहा, तो एटलीस्ट ड्रॉ करा तो याद आता. सर ने इधर एक ये जो रिंग निकाला मैंने प्लेट, these are what your kinetochores. One chromosome has 2 kinetochores, so 16 will have 32 kinetochores. Direct answer, right? Then let's take next one. कितना है? 5th, ये 6th होगा, right. 7th one. In human there are 23 bivalents. Human cell मतलब 2n is equal to 46 की बात चल रही, और बायोवैलेंस बोल तो डिप्लॉइड सेल में मियोसिस होने वाला है. सो देयर आर 23, मतलब इस क्या हो रहा है, देखो 23 पेयर्स रहते अपने पास प्लस 23 बायोवैलेंट्स. कैसा बायोवैलेंट्स? वही अभी टेट्राड जो बनाए थे, ये एक पेयर ऑफ क्रोमोसोम है. दिस इज कॉल्ड 1 पेयर ऑफ क्रोमोसोम इज इक्वल टू 1 टेट्राड इज इक्वल टू 1 बायोवैलेंट. एक क्रोमोसोम मतलब एक मोनोवैलेंट, 2 क्रोमोसोम मतलब बायोवैलेंट, राइट. सो एक बायोवैलेंट रहते अपने पास, ऐसे 23 पेयर से मतलब अपने पास कितने बायोवैलेंट्स है? 23 बायोवैलेंट्स. करेक्ट है, 23 बायोवैलेंट्स इन मेटाफेज 1. In metaphase 1, what would be the number of chromosomes in meiosis 1 and meiosis 2? What would be the number of chromosomes in meiosis 1 and meiosis 2? चलो देखो सीधा सीधा गणित है. meiosis 1, अब ये एक सेल थी, उसका डिवीजन होके 2 बनते और 2 के बाद में 4 बन जाते, राइट. तो 23 स्टार्टिंग में दिया रहा अपने को 23 बायोवैलेंट्स, ऐसा दिया रहा है. उल्टा जाने का, 23 बायोवैलेंट्स मतलब कितने पेयर से क्रोमोसोम के अपने पास? 23. मतलब ऑलरेडी ह्यूमन में कितने? 2n इज इक्वल टू 46, मतलब स्टार्टिंग में कितने हैं? 46. मियोसिस 1 के बाद क्रोमोसोम नंबर गेट रिड्यूस टू हाफ, तो इसमें कितने हो जाएंगे? 23. बिकॉज इन एनाफेज 1 क्रोमोसोम्स डू नॉट ब्रेक, इंस्टेड द पेयर्स सेग्रीगेट और सेपरेट. 23 क्रोमोसोम ऊपर जाते, 23 क्रोमोसोम नीचे आते दूसरी सेल में. मींस हियर 23 आर सेपरेटेड. सो मियोसिस 1 के बाद कितने रहेंगे? 23. और मियोसिस 2 इज सिमिलर टू माइटोसिस, ये 23 ही रहेंगे. ब्रेकिंग एंड पुलिंग होता है एनाफेज 2 में. सो मियोसिस 2 के बाद 23. सो 1 के बाद भी 23 और 2 के बाद भी 23. 23, आंसर होना चाहिए. है क्या कहीं पे? 46, 48 रॉन्ग है. 92, 46 रॉन्ग है. 23 सी है, और फॉर डी क्या है? 46, 23 रॉन्ग है. ठीक है, तो आंसर क्या है? 23, 23. क्या कर रहा हूं मैं, समझ में आ रहा है? सर आप पे दिमाग चला रहे. अरे मेरा दिमाग नहीं चला रहा, मैं यूज कर रहा हूं. मैंने जो पढ़ाया आपको वही चीज आपको यूज करनी है. आपको सिंपल क्वेश्चन पूछ रहे, मियोसिस 1 के बाद कितने होते हैं? 2 के बाद. अब आपको लॉजिक क्या लगाने का? आफ्टर मियोसिस 1 क्रोमोसोम नंबर्स गेट रिड्यूस टू हाफ, बट आफ्टर मियोसिस 2 क्रोमोसोम नंबर्स रिमेन सेम एज दैट ऑफ मियोसिस 1. बराबर है. सो यहाँ पे 2n रहेगा, यहाँ पे n हो जाएगा, और यहाँ पे n चलेगा. कैसा हुआ था मैंने आपको पूरे मियोसिस की प्रोसेस में एक्सप्लेन करा था, राइट. लेट्स सी नेक्स्ट वन. दिस वाज द 7th वन. Let's see next one. 8. How many chromatids and centromeres would be present in zygote phase of human myocyte? वापस human myocyte. आपको ज्यादातर क्वेश्चन ह्यूमन के ऊपर ही चाहते, तो आपके लिए ह्यूमन मियोसाइट हमेशा के लिए दिमाग में बिठा लेने का. डिप्लॉइड ही रहता है ह्यूमन मियोसाइट. कितना रहता है ह्यूमन मियोसाइट? क्वेश्चन नंबर 8. ह्यूमन मियोसाइट के अंदर कितने क्रोमोसोम्स है? 46. क्या पूछ रहा हूं? हाउ मेनी क्रोमैटिड्स एंड सेंट्रोमेयर्स वुड बी प्रेजेंट इन ज़ाइगोटिन फेज ऑफ ह्यूमन में. अब ज़ाइगोटिन क्या रहता? मैं ड्रॉ कर रहा, देखो. ज़ाइगोटिन में पेयरिंग ऑफ क्रोमोसोम्स होता. ज़ाइगोस मतलब पेयर, बराबर है. दिस इज द पेयर नंबर 1, क्रोमोसोम नंबर 1, क्रोमोसोम नंबर 2, क्रोमोसोम नंबर 2. ऐसे कितने पेयर्स रहेंगे? 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स बनेंगे. That is equal to 23 बायोवैलेंट्स, मतलब इस 23 टेट्राइड्स. ये जरूरत नहीं है क्वेश्चन में, लेकिन लिख के दे दे रहा, फिर भी याद हो जाती फिर चीजें. अब ये एक टेट्राइड है, बराबर. दिस इज 1 टेट्राइड. व्हाई इट इज कॉल्ड टेट्राइड? बिकॉज इट कंसिस्ट ऑफ टेट्रा मींस 4 क्रोमैटिड्स. 1 टेट्राइड हैज 4 क्रोमैटिड्स. व्हाट आर क्रोमैटिड्स? दे आर डॉटर क्रोमोसोम्स. देखो बोला, ये एक लाइन, ये एक क्रोमैटिड, ये जुड़ाएगी दूसरी क्रोमैटिड को, मतलब 2 क्रोमैटिड्स. वैसे ये 2,
टोटल कितने हो गए 4 क्रोमैटिड्स। मतलब एक पेयर में 4 क्रोमैटिड, एक टेट्राएड में 4 क्रोमैटिड। अपने पास कितने पेयर से 23 टेट्राएड है, उसके अंदर कितने होंगे 23 इंटू 4 कर लो, 23 इंटू 4 92 क्रोमैटिड्स, 92 क्रोमैटिड्स। समझ गया? मतलब इतने टेट्राएड में या फिर इतने पेयर्स में मियोसाइट में कितने क्रोमैटिड्स होंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 मल्टीप्लाई करो तो सीधा सीधा 23 इंटू 4 उतने क्रोमैटिड्स हैं। अच्छा लेकिन देखो एक पेयर में कितने क्रोमोसोम्स हैं 1 2, इसमें सेंट्रोमियर कितने, ये एक सेंट्रोमियर होगा, ये एक सेंट्रोमियर होगा, बराबर। वैसे ये एक सेंट्रोमियर, ये एक सेंट्रोमियर, मतलब एक पेयर में 1 पेयर ऑफ क्रोमोसोम इज इक्वल टू 2 सेंट्रोमियर्स, 2 सेंट्रोमियर। मतलब एक क्रोमोसोम में एक सेंट्रोमियर, सीधी सीधी बात, एक में एक में कितने क्रोमोसोम है अपने पास 1 क्रोमोसोम हैज 1 सेंट्रोमियर, 1 क्रोमोसोम हैज 1 सेंट्रोमियर। अपने पास कितने क्रोमोसोम है मियोसाइट में 46 विल हैव, 46 है तो कितने सेंट्रोमियर रहेंगे 46 सेंट्रोमियर। सीधा सीधा गणित है, कहीं पे भी कोई लॉजिक नहीं है। आपका आंसर क्या रहेगा हाउ मेनी क्रोमैटिड्स 92, हाउ मेनी सेंट्रोमियर्स 46 सेंट्रोमियर्स का आंसर ऑप्शन 92, 46 ऑप्शन बी है क्या? यस ऑप्शन बी। बेटा मैं क्या कर रहा हूँ समझ रहे कितने आसान है, मैं आपको इसके लिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि आपको ये क्वेश्चंस आएंगे एग्जाम में और ये पूछते नीट में आके क्या वाला क्वेश्चन है, मैं मेरे मन से नहीं पढ़ा रहा हूँ कुछ भी, और ये पूछेंगे आपको तो आपको सॉल्व करते आना चाहिए। बस लॉजिक लगना है कि अपने को क्या पूछ रहा, कैसे पूछ रहा, हाउ टू यूज द मटेरियल व्हाट वी हैव इन आवर माइंड, आपको इसकी प्रैक्टिस करना पड़ेगी। मैं आपको एक होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, सॉल्व दिस वन, आपको होमवर्क के लिए अगला दे रहा हूँ। प्रॉब्लम नंबर 9 लिख लो, आंसर भी दे दूंगा लेकिन आपको आंसर के स्टेप्स निकालने और मुझे उसको फोटो पास करना है। हाउ मेनी बायोवैलेंट्स आर फॉर्म्ड इन zygote phase if female gamete of a plant has 16 chromosomes? फीमेल गैमेट इज हैप्लॉइड, बराबर है, तो n नंबर दिया आपको, n इज इक्वल टू 16, स्मॉल n इज इक्वल टू 16, तो उसमें से पहले 2n निकालो क्योंकि गैमेट में नहीं होता कभी भी मियोसिस, मियोसिस कभी भी गैमेट में नहीं होता, मियोसिस उसके मदर सेल में होता, तो मदर सेल डबल रहेंगी क्रोमोसोम नंबर, तो मदर सेल का कितना रहेगा 2n इज इक्वल टू 32, 2n इज इक्वल टू 32। अब उसमें से कितने बायोवैलेंट्स निकलेंगे आप आंसर निकालो, ऑप्शन है 16, 32, 64, 8। ठीक है मैंने आपको हिंट दे दिया, बाकी का आपको बायोवैलेंट निकालना आता, कैसा निकालते बायोवैलेंट, जितने 2n का नंबर निकालो उसमें कितने पेयर है मतलब उतने बायोवैलेंट, सो जितने पेयर रहेंगे आंसर आ जाएगा। ठीक है, नहीं समझा तो मुझे मैसेज करो कि सर वो प्रॉब्लम नंबर 9 का आंसर क्या है, प्रॉब्लम नंबर 9 आपको होमवर्क दिया है। ओके, लेट्स टेक नेक्स्ट वन, टेक डाउन सम प्रॉब्लम्स दैट आर रिलेटेड टू योर जनरेशन टाइम एंड सम अदर डिटेल्स। अब ये तो सेल साइकिल के अंदर की बातों के ऊपर से निकालो। अब कुछ अपन फॉर्मूले जो मैंने आपको लिख के दिया था कि एक सेल से कितने बनेंगे, एक माइटोसिस से n वाले फॉर्मूले, n+1 n-1 वो वाले फॉर्मूले यूज करते। An anther has 1200 pollen grains, an anther has 1200 pollen grains. Problem number 10. How many pollen mother cells have been there to produce them? So problem number 10, कितने पोलन ग्रेन्स है बोल रहा, पोलन ग्रेन्स आर हैप्लॉइड, दे आर मेल गैमेट्स। मैंने डब्बा बना के दिया, ध्यान में आ रहा है कि डब्बे का यूज, मैंने वो डब्बे में लिखा के दिया पोलन ग्रेन्स हैप्लॉइड है, देखो। सो पोलन ग्रेन्स आर हैप्लॉइड, सो हाउ मेनी आर देयर, नंबर ऑफ पोलन ग्रेन्स 1200, कितने हैं अपने पास टोटल 1200 पोलन ग्रेन्स। ओके, हाउ मेनी पीएमसीज मतलब पोलन मदर सेल्स, सो दे आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस देम, कितने लगेंगे अपने को मदर सेल्स, ये पूछ रहे हैं। अब इसमें थोड़ा सा लॉजिक उल्टा पूछ रहे हैं, अब ये नंबर के ऊपर का क्वेश्चन है, मतलब अपने कितने पोलन ग्रेन्स बनाने के 1200, तो उसके लिए मदर सेल्स कितने लगेंगे, तो मदर सेल्स कैसे रहेंगे, ये गैमेट्स है तो गैमेट्स आर प्रोड्यूस्ड बाय माइटोसिस या मियोसिस। सो पोलन मदर सेल, वन पोलन मदर सेल प्रोड्यूसेस 4 पोलन्स और पोलन ग्रेन्स बाय मियोसिस, बराबर है। वो एक पोलन मदर सेल उसमें 2 बनते हैं और उसके 2 के 4 हो जाते हैं, यही लाइन है, राइट। सो अपने को एक पोलन मदर सेल से 4 पोलन ग्रेन्स बनते हैं, सो अपने कितने बनाने के 1200 बनाने के लिए कितने मदर सेल्स लगेंगे, बराबर है। सिंपली डिवाइड
1200 इंटू 1 इज इक्वल टू x, इसको x पकड़े, x इंटू 4. सो देयरफॉर x इज इक्वल टू, वो 4 नीचे आ जाएगा इसके डिवीजन में, 1 इंटू 1200 डिवाइड बाय 4. सो व्हाट इज द आंसर? 300. सो x is equal to 300 means number of pollen mother cells required is equal to 300. Number of pollen mother cells how many are required? 300. कैसे? फॉर्मूला देखो एक बार, मियोसिस का फॉर्मूला, नंबर ऑफ मदर सेल्स रिक्वायर्ड, नंबर ऑफ सेल्स रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस n नंबर ऑफ गैमेट्स, है क्या एक फॉर्मूला? नंबर ऑफ मियोसिस के फॉर्मूले 6-7 नंबर का फॉर्मूला आई थिंक. नंबर ऑफ मियोसिस सेल्स रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस n नंबर ऑफ गैमेट्स, n/4 है क्या आंसर उसका? देखो बोला अपन ने टोटल नंबर कितने बनाने के, ये n हो गया, इसको डिवाइड बाय 4 करेंगे अपन ने. सो फॉर्मूला भी यूज करे तुमने, सो n/4 करे तो 300 इज आंसर आता. फॉर्मूले से करे तो भी आता, लेकिन फॉर्मूला एंड टाइम पे याद नहीं आता, तो बाइनरी सिस्टम बहुत काम आती है. एक मदर सेल से 4 गैमेट्स, तो 1200 गैमेट्स के लिए कितनी मदर सेल्स? सीधा गणित, डिवाइड बाय 4 करें, 300 आंसर. ओके, let's see next one. How many eggs will be produced in human female gamete from 420 mother cells? How many female gametes will be produced in human female from 420 mother cells? देखो ये थोड़ा सा odd क्वेश्चन है. अब वापस तुम वैसे दिमाग लगाएंगे, एक फीमेल गैमेट बनाने के लिए एक फीमेल गैमेट मदर सेल कितने बनते हैं? इससे मियोसिस होके अंडरगोज मियोसिस to produce 4 female gametes, to produce 4 female gametes. जैसा मेल गैमेट का गणित था वही फीमेल गैमेट का लगाते हैं अपन, तो फिर क्या हो जाएगा इसका? 420 मदर सेल्स विल प्रोड्यूस हाउ मेनी? सिंपली मल्टीप्लाई बाय 4 कर देते तुम, आंसर क्या आएगा तुम्हारा? 1680. सीधा सीधा गणित है. लेकिन ऐसा नहीं रहता, ऐसा नहीं रहता. मैंने आपको शायद बोला था कि मेल गैमेट तो ऐसे होते कि एक मदर सेल से 4 मेल गैमेट बनते. इन स्पर्म फॉर्मेशन मेल गैमेट का फॉर्मेशन 1 का 4 हो जाता, 1 से 4 बनते. लेकिन फीमेल गैमेट बनना मतलब oogenesis, 1 से 4 गैमेट्स नहीं बनते, सिर्फ 1 ओम बनता और 3 डीजेनरेट हो जाते सेल्स. मतलब एक फीमेल मदर सेल से सिर्फ 1 ही गैमेट बनता. एक मदर सेल से 4 फीमेल गैमेट्स नहीं बनते, ओनली 1 फीमेल गैमेट इज प्रोड्यूस्ड. सो सीधा गणित है, 1 से 1 बना तो 420 मदर सेल से 420 ही फीमेल गैमेट बने, 1680 नहीं बनते, क्योंकि ये ऑड केस है. ऑड मतलब जनरली फीमेल्स में ऐसा ही होता, ज्यादा मेल फीमेल गैमेट्स तैयार होते हैं, कम अमाउंट में फीमेल गैमेट्स तैयार होते हैं. मेल गैमेट्स कभी भी अबंडेंट अमाउंट में तैयार होते हैं. इसकी वजह से होता क्या, फीमेल गैमेट ज्यादा है तो उतने ज्यादा बच्चे तैयार होंगे, लेकिन उतनी जगह नहीं रहती फीमेल की बॉडी में. एट अ टाइम एक ही बेबी ग्रो हो सकता, तो एक ही बेबी की ग्रोथ के लिए एक ही फीमेल गैमेट तैयार होता. और मेल गैमेट बहुत सारे रहेंगे, लेकिन सबके सब यूज नहीं आते. देयर विल बी अ लकी स्पर्म दैट विल फर्टिलाइज दिस एग एंड इट विल प्रोड्यूस अ बेबी, राइट. तो इसके लिए एक फीमेल गैमेट प्रोड्यूसेस one female gamete mother cell will produce 1 female gamete. Therefore 420 mother cells will produce 420 gametes. What will be the answer of this one? 420. ये लिख के रखो odd case. In spermatogenesis what happens? One mother cell produces 4 sperms or 4 male gametes, and in oogenesis, that is female gamete formation, one mother cell produces only 1 female gamete. ठीक है. Then let's take next one. अब ये 2 हो गए मदर सेल वाले क्वेश्चन. कुछ प्लांट्स के ऊपर भी ऐसे ही बनते हैं. सो लेट्स सी नेक्स्ट वन. द जनरेशन टाइम ऑफ अ सेल इज 1 मिनट. जनरेशन टाइम ऑफ अ सेल इज 1 मिनट. अभी थोड़ा सा अलग लग रहा है, कुछ नहीं, वही है, बस वर्ड्स घुमा के पूछ रहे हैं. Generation time of a cell is 1 minute. Problem number 12. Generation time is equal to 1 minute. In 20 minutes, a culture of this cell in test tube or tube gets filled up with the cells up to 1/8 part. What will be the tube? When will be the tube fully filled? Question 2 बार read करो, 3 बार read करो.
एक बार आप समझ के लो खुद से कि क्या है डिमांड। आपको दिया हुआ है जनरेशन टाइम एक सेल का 1 मिनट। व्हाट इज जनरेशन टाइम? सिंपली वर्ड मीनिंग ही निकालो। जनरेशन मतलब जनरेट करना, मतलब वो जो एक सेल है वो डिवाइड होके 2 सेल्स बन जाते, मतलब जनरेट होते 1 मिनट में माइटोसिस कंप्लीट हो जाता और वो 1 के 2 हो जाते। उसको जनरेट खुद का जनरेशन करने के लिए, जनरेशन अगली जनरेशन बनाने के लिए कितना टाइम लगता है? सिर्फ 1 मिनट में उसकी अगली जनरेशन तैयार होती है। सिंपली मतलब वो एक जनरेशन को दूसरी, एक पेरेंट से बच्चे तैयार करने के लिए कितना टाइम लग रहा है उसको एक जनरेशन होने के लिए? 1 मिनट। दिस इज कॉल्ड जनरेशन टाइम, ऑल्सो नोन एज डबलिंग टाइम, डबलिंग पीरियड। द टाइम टेकन बाय अ सेल टू डबल इटसेल्फ बाय माइटोसिस, टू डबल इटसेल्फ, टू प्रोड्यूस नेक्स्ट जनरेशन बाय माइटोसिस। एक ही बात है, ठीक है। ये टाइम आपको दिया है, 1 मिनट में 2 हो जाते हैं। अगले 1 मिनट के बाद क्या हो जाएगा? अगले 1 मिनट के बाद 2 के 4 हो जाएंगे। उसके अगले 1 मिनट के बाद क्या हो जाएगा? 4 के 8 हो जाएंगे। हर एक सेल डिवाइड होंगे ना, हर सेल डिवाइड होंगे ना, चारों सेल्स डिवाइड होंगे ना। पहली सेल भी डिवाइड होगी, दूसरी भी डिवाइड होगी, तीसरी, मतलब इसके 2 हो जाएंगे, इसके 2, इसके 2, ऐसा 8 हो जाएंगे। फिर वो 8 सेल्स डिवाइड होंगे वही 1 मिनट में, बराबर है। तो 8 के कितने हो जाएंगे? 16 हो जाएंगे, 32 हो जाएंगे, ऐसा चलते रहेगा, डबल होते जाएंगे, ठीक है। आगे के लिए, in 20 minutes a culture of cell gets filled up with the cells up to 1/8 part। एक कल्चर है, एक टेस्ट ट्यूब है, उसके अंदर वो सेल रखे उन्होंने, ठीक है, और वो 1/8 पार्ट, व्हाट इज 1/8? इसके 8 हिस्से करो, 1 2 3 4 5 6 7 8। If this is test tube, this is one first part, second, third, fourth, fifth, sixth, 7 8। अगर आपने एक टेस्ट ट्यूब है उसके 8 बराबर हिस्से किए तो उसका 1/8 मतलब ये हिस्सा, सिर्फ इतना हिस्सा भरने के लिए अगर आपने सेल लिए थे स्टार्टिंग में, यहां पे सेल रखे, तो कितने मिनट के बाद? 20 मिनट के बाद ये एक सेल इतना डिवाइड हो जाती कि वो 1/8 हिस्सा भर जाता, 1/8 पार्ट बढ़ जाएगा उसका, ये हो जाएगा डबल, इतना डिवाइड हो जाएगी उससे। आपको क्वेश्चन पूछ रहा When will the tube be fully filled? पूरा भरने के लिए, मतलब ये भी हिस्सा भरने का आपने, इसके लिए कितना टाइम है? ठीक है, कितना टाइम लगेगा निकालो। 1/8 पार्ट के लिए 20 मिनट, तो टोटल मतलब 8/8 पार्ट के लिए कितना जमेगा? के कितना लगेगा? लगाओ दिमाग सर। इसको 20 into 8 160 मिनट्स, 20 into 8 160 मिनट्स। यहाँ और कुछ और 20 into 7, क्योंकि ऑलरेडी 20 मिनट्स हो गए, अब इसके 20 3 4 5 6 7 140 मिनट्स भी हो सकता है आंसर, राइट। आपको ऑप्शंस क्या है? व्हाट आर द ऑप्शंस? 21 मिनट, 23 मिनट्स, 80 मिनट्स, 140 160 मिनट्स। सो आंसर क्या लगेंगे बच्चों को? सर इतना हिस्सा भरने को 20 मिनट लग रहे, 8 हिस्से भरने के लिए मल्टीप्लाई बाय 8 160, बट आंसर इज नॉट 160। ये क्वेश्चन एमपीएससी, यूपीएससी, आपके जो कोई भी जेई वगैरह के भी एग्जाम्स में, कई सारे नेशनल लेवल के जो इंटेलिजेंस लेवल के एग्जाम्स रहते हैं, बड़े बड़े एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछते हैं, ये टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं। क्या बोलते हैं? इतना भरने के लिए उसको डबल हो रहा हो हर 1 मिनट के बाद, और इतना भरने के लिए उसको 20 मिनट लगे, तो पूरा भरने के लिए कितना लगेगा? देखो लॉजिक कितना भारी है। अगर आपको खुद से आंसर आएगा तो बहुत अच्छी बात है, व्हाट इज द आंसर आप खुद से ट्राई करके देखो, नहीं तो आप सुनो, मैं उसका आंसर बता रहा हूं। इतना भरने को 20 मिनट लगे, ठीक है, ओके। 21वें मिनट पर क्या होगा? व्हाट विल हैपन आफ्टर 21st मिनट? 1 मिनट के बाद क्या होगा? 1 मिनट के बाद एक सेल के 2 हो जाते हैं, तो इतने सेल्स के कितने हो जाएंगे? 21 मिनट के बाद कितने हो जाएंगे? 21 सेल्स के, और उतने बढ़ जाएंगे ना, डबल हो जाएंगे ना, डबलिंग टाइम। तो मतलब इतना नहीं रहेगा, वो इतना भर जाएगा, डबल हो जाएगा। अगले 22 मिनट के बाद क्या होगा? 1 मिनट और गया अगर, तो मतलब ये 21 मिनट के बाद यहां तक भर गए। 22 मिनट के बाद क्या होगा? इतना डबल हो जाएगा, और पूरा का पूरा, क्योंकि हर सेल डिवाइड होती, रूल क्या है? एवरी सेल विल डिवाइड, ईच एंड एवरी सेल विल डिवाइड। तो इतने सेल्स पूरे डिवाइड होंगे, तो इतना और ऐड हो जाएगा, मतलब 22वें मिनट के बाद वो आधे से ज्यादा भर जाएगा। 22 मिनट हो गए, ठीक है, और 1 मिनट जान दो। अब इतना हिस्सा 1 2 3 4, मतलब 4 हिस्से डबल हो जाएंगे, 1 2 3 4, मतलब सिर्फ और 3 मिनट रुको,
मतलब टोटल कितने मिनट लग रहा है आपको पूरा भरने के लिए? कितना टाइम लगेगा? सिर्फ 3 मिनट ऊपर लगेंगे। 160 मिनट में तो कहाँ पे जाएंगे, क्योंकि उसका डबलिंग टाइम 1 मिनट है। तो हर सेल डिवाइड होगी, फिर इतने में 100 भी सेल्स है तो 100 के 200 हो जाएंगे, 200 के 400 हो जाएंगे और 400 के 800 हो जाएंगे विद इन नेक्स्ट 3 मिनट्स। सो सीधा आंसर क्या है इसका? इट विल टेक जस्ट 23 मिनट्स टू डबल इटसेल्फ टू फुल्ली फिल द ट्यूब। सो व्हाट इज द आंसर? कितना भारी क्वेश्चन, समझ में आया? लॉजिक ध्यान में आ गया? कैसा हुआ मैंने निकाला, समझ में आया? तो पहले 1/8 पार्ट के लिए 20 मिनट्स का रखते हैं, फिर 2/8 पार्ट के लिए मतलब 2 हिस्से होने के लिए 1 मिनट और लगेगा, फिर आधा भरने के लिए 22 मिनट और उसको डबल कर दो। आपको कुछ भी पूछ सकते हैं, 1/8 देके हाफ पूछ सकते, तो हाफ के लिए फिर यहाँ तक इस निकालना। तो दिमाग में ऐसा बिठाने का टेस्ट ट्यूब मैंने कैसे 8 हिस्से करा, ओके, और उन 8 हिस्सों में से फिर उसको डबल करते जाने का, 1-1 मिनट बढ़ाते जाने का, ठीक है। सो दिस इज हाउ दिस प्रॉब्लम शुड बी सॉल्व्ड। द जनरेशन टाइम दिया रहा तो 23 मिनट के बाद वो सेल डबल हो जाए, वो टेस्ट ट्यूब पूरी फिलअप हो जाए। आपको इसी टाइप का एक होमवर्क दे रहा हूं, अगले पेज पर ये आ रहा है, देखो वाला दिमाग लगाओ। इसमें आपको थोड़ा सा मैं डेटा चेंज कर रहा। अ बैक्टीरिया डिवाइड्स एवरी 2 मिनट बाय माइटोसिस। अब एक बार में 1 मिनट में नहीं डिवाइड हो रहा, कितने मिनट में डिवाइड हो रहा? 2 मिनट में डिवाइड हो रहा। बस गणित क्या होगा, 20 के बदले अब यहाँ क्या हो जाएगा 22 लेना पड़ेगा, क्योंकि ये 2 मिनट का डबलिंग टाइम है। अब 1 मिनट का डबलिंग टाइम नहीं पकड़ना, यहाँ पे 22 के बदले 24 लेने का। देखते हैं आगे क्या है। A culture of this bacteria on media plate takes 1 hour to get fully filled। अब प्लेट पे है इसका कल्चर, एक प्लेट है तो ये पूरी भर जाने की बैक्टीरिया से, ठीक है। तो वो भरने के लिए कितना टाइम लग रहा है उसको? 1 आवर मतलब कितने मिनट? 60 मिनट्स लग रहे हैं उसको, ठीक है। हाउ मच टाइम वुड इट टेक टू फिल द हाफ प्लेट? अपने को आधा भरयाला होना, पूरा नहीं भरयाला होना, आधा भरयाला होना, आधे छू, तो कितना टाइम लगेगा? कितना लगेगा? अरे 1 मिनट पहले की कंडीशन इमेजिन करो, ज्यादा दिमाग मत लगाओ। 60 मिनट के लिए अंदर वो इतना भरना, ये क्या हो रहा? 23 मिनट पे इतना था, 22 मिनट पे आधा था ना 1 मिनट पहले, तो यहाँ पे क्या है 60 मिनट पे इतना था, लेकिन अपने को टाइम कहते 2 मिनट, 2 मिनट में डबल हो रहा ना, तो डबल में तो आधा पिछले 2 मिनट पहले कहाँ रहा होगा? सीधा सीधा 58 मिनट पे वो आधा रहा होगा, 54 मिनट पे वो 1/4 रहा होगा। अपने को सीधा पूछ रहे 58 मिनट ऑप्शन देखो, उसमें 2 मिनट मैंने टाइम जानबूझ के दिया ताकि आपको कंफ्यूज हो। 59 मिनट्स भी ऑप्शन में है उसमें डी में, लेकिन 59 आंसर नहीं, क्योंकि यहाँ पे डबलिंग टाइम 2 मिनट दिया है। तो 2 ही मिनट के बाद 58 के बाद 60 हो जाएंगे, जैसे ही 2 मिनट हो जाएंगे 1 घंटा हो जाएगा, डबल पूरी प्लेट भर जाएगी। तो यहाँ पे उल्टा सोचने का, पूरी भराली उसमें से आधा निकालने का, यहाँ पे थोड़ी भराली थी उसमें से पूरा निकालने, सीधा सोचना था, ये उल्टा सोचने का, रिवर्स आने का। ये लॉजिक के क्वेश्चंस यूपीएससी वगैरह में बहुत काम में आते हैं, आईएएस वगैरह में। इनफैक्ट जब मैं तैयारी कर रहा था यूपीएससी की, तब मुझे ये वाले प्रॉब्लम्स वगैरह बहुत मजा आता था लॉजिक के प्रॉब्लम सॉल्व करने में। नॉन वर्बल, वर्बल वगैरह से दोनों आते थे, तो वर्बल एमसीक्यूज जो रहते थे उसमें ये क्वेश्चन बहुत मजा आता सॉल्व करने में। और ये नीट में वगैरह में पूछते, ये वाले स्टार करके रखो, कैसा सॉल्व करने का ध्यान में आया। इतने पे से अगले 1 मिनट में इतना, अगले 1 मिनट में इतना, उसके डबल डबल करते आने का उसका, ठीक है। और पूरा दिया है तो 1 मिनट पहले की कंडीशन लेने की, या 2 मिनट जो भी उनका जनरेशन टाइम है उसके पहले की कंडीशन लेने की, ओके। So this is about 13th problem. 1-2 more are remaining. Just take down 2 more problems. Take down last 2 problems. In a culture of E. coli, the cells in the population increase from 1.5 into 10⁶ cells to 12 into 10⁶ cells per ml in 36 minutes. What is the generation time or the doubling time of that bacteria? आपको कल्चर दिया है बैक्टीरिया का, ई कोलाई का, उसकी पॉपुलेशन कितनी दी हुई है? 1.5 into 10⁶ सेल्स है, मतलब 1.5 into 10⁶ मतलब 6 बार 0 लगा दो आगे और उसको मल्टीप्लाई करो, लगभग 15 लाख के आसपास आता है। तो एक प्लेट में 15 लाख बैक्टीरिया है, ठीक है। तो वो कितने हो जाते? बढ़ के कितने हो जाते? वो 12 into 10⁶ सेल्स हो जाते। इसके लिए कितना टाइम लेते? इन 36 मिनट्स। ये इतनी इंक्रीज होने के लिए कितना टाइम लेते? 36 मिनट्स। सो व्हाट इज द जनरेशन टाइम ऑफ दैट और द डबलिंग टाइम ऑफ दैट बैक्टीरिया? तो डबल होने का टाइम कितना है? मतलब डबल होने के लिए, मतलब 1 के 2 होने के लिए कितना टाइम लगेगा? कैसा लॉजिक लगाएंगे? दिमाग लगा के देखो भला, इसमें नंबर ऐसे दिख रहा है आपको, इसका डबलिंग टाइम निकालने का, देखो कैसे कर देगा।
एक सेल से 2 बनते, 2 के 4 होते, 4 के 8, 8 के 16, 32, ऐसा चलते रहता, राइट। तो वैसे ही होके तो ये 12 तक पहुंचाऊंगा ना। ये तो वैल्यू सेम है, 10⁶, 10⁶, ये वैल्यू सेम है, उस पर ध्यान मत दो, वो सेम है यूनिट, आगे का पूरा पार्ट से। चेंज क्या हुआ, 1.45 का कन्वर्जन किसमें हुआ, 12 में। कैसे हुआ, सीधा सीधा ना 1.5 को मल्टीप्लाई बाय 2 करते जाओ। चलो 1.5 को मल्टीप्लाई बाय 2 करो, कितना आएगा 3.0, 1.5 का डबल 3, अब 3 का डबल 6 और 6 का डबल आया। मतलब क्या हुआ, कितनी बार डबल हुआ, ये एक बार डबल हुआ तो 3 हो गए, 3 × 10⁶ हो गए होंगे। फिर 3 × 10⁶ सेल्स ने कुछ टाइम लिया और खुद को डबल कर लिया, अभी के जैसे 6 सेल्स हो गए, 6 × 10⁶, और 6 × 10⁶ फिर से डबल हो गए, कितने 12। इसके आगे क्या होगा, 24 × 10⁶, देन 48 × 10⁶। वहां जाने की जरूरत नहीं, अपने को ये टाइम मिला, ये जो पूरा हिस्सा गया, ये कितने 36 मिनट में हुआ। कितनी बार डिवाइड हुए, कितने जनरेशन गए, ये पहली बार डिवाइड होके 3 हुए, दूसरी बार डिवाइड होके ये 6 हो गए, और तीसरी बार डिवाइड होके 12 हो गए। मतलब कितनी बार डिवाइड हुए टोटल, मतलब 3 जनरेशंस हुए। यहाँ पे कितने जनरेशंस गए टोटल, 3 जनरेशंस इन 36 मिनट्स, 3 जनरेशंस इन 36 मिनट्स। देयरफॉर एक ही जनरेशन बनने के लिए 1 जनरेशन इन कितने मिनट्स, डिवाइड बाय 3 कर दो इसको, सीधा सीधा 36 को 36/3, दैट इज 12 मिनट्स। 12 1 = 12, 12 2 = 24, 12 3 = 36। तो 36 मिनट्स में ही, मतलब ये 12 12 12, तो 3 बार डिवाइड हुए 12 मिनट से, टोटल 36 मिनट लेके 1.5 सेल्स got converted into 12 सेल्स। समझ में आया कैसा क्वेश्चन था। सो जनरेशन टाइम मतलब कितना, डबलिंग होने का टाइम कितना है, 12 मिनट। 12 मिनट का डबल हो गए, उसके अगले 12 मिनट का ट्रिपल हो गए, और उसके अगले 12 मिनट के बाद इतने 4 टाइम्स हो गए, मतलब टोटल 36 मिनट लेते हुए वो इतने हुए, तो 12 मिनट के बाद डबल हो गए। कैसा निकाला मैंने, ध्यान में आया, राइट। लेट्स टेक लास्ट वन, हाउ मेनी। इसके बाद के आपको एमसीक्यूज में प्रॉब्लम आपको लास्ट में फोटो आ जाएंगे, आप उसको नोट करो, सॉल्व करने की कोशिश करो, नहीं जमे तो मुझे पूछो, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। बट फॉर नाउ दिस इज मोर देन इनफ। मैं आपको सारे टाइप के लेने की कोशिश कर रहा हूँ, कुछ रह भी गए क्योंकि बहुत बनते हैं यहाँ पे एमसीक्यूज। मैं मेरी पूरी कोशिश किया लेने की, आपको 10-12 एमसीक्यूज मैंने सॉल्व करवा के ले लिया ऑलमोस्ट, और एक लास्ट का लेता हूँ, और फिर यहाँ पे हम रुकते हैं, चैप्टर भी फिनिश हो जाएगा अपना, और बाकी के आपको होमवर्क के लिए, ठीक है। How many meiotic divisions are required to produce 100 seeds in mango? How many meiotic divisions are required to produce 100 seeds in mango? अब आपको मैंने सीड्स का फॉर्मूला दिखाया था, मियोसिस का लास्ट वाला देखो। सो एक सीड में क्या रहता, कैसा बनता है एक सीड, एक मेल गैमेट प्लस एक फीमेल गैमेट से मिलके बनता, क्योंकि मेल गैमेट फीमेल गैमेट की फ्यूजन होगी, उससे जाइगोट बनेगा, जाइगोट से सीड एम्ब्रियो तैयार होगा, एम्ब्रियो मतलब सीड रहेंगे। अब मैंगो में इतना सा तो सीड नहीं रहता, मैंगो में कोई रहती, राइट। मैंगो का जो सीड रहता कोई, तो कितने मैंगो है वो जान दो, लेकिन अपने को क्या पूछ रहा हूँ, 100 सीड बनाने के, अपने को 100 सीड बनाने के 100 सीड्स। तो 100 सीड्स के लिए मुझे कितने मेल गैमेट लगेंगे, 100 मेल प्लस 100 फीमेल गैमेट्स लगेंगे, राइट। तो हाउ मेनी मियोटिक डिविजन्स आर रिक्वायर्ड, कितने मियोसिस लगेंगे मुझे इतने इसके, तो 100 सीड्स के लिए मुझे कितने लगेंगे। अब देखो मेल गैमेट की उसका फॉर्मूला क्या है, n प्लस n/4 प्लस n, ऐसा फॉर्मूला है क्या, नंबर ऑफ मियोटिक डिविजन्स रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस n नंबर ऑफ सीड्स इज इक्वल टू n प्लस n/4। ऐसा करके अगर निकालें, सो 100 सीड्स बनाने के लिए 100/4 प्लस 100 125 आ जाता है आंसर। तुम 400 कर डालते उसका आंसर, वो गलत है, लेकिन फॉर्मूले के हिसाब से 125। लेकिन कैसे आता है 125 वो सुनो, क्योंकि अभी मैंने जो तुमको बताया 100 मेल गैमेट्स बनाने के अपने और 100 फीमेल गैमेट बनाने, तो 100 मेल गैमेट के लिए अपने को कितने डिविजन्स लगेंगे, डिवाइड बाय 4 कर दो, मतलब 25 डिविजन्स लगेंगे। अरे एक मदर सेल से 4 गैमेट्स बनते हैं ना, फीमेल मेल गैमेट, एक मदर सेल पोलन मदर सेल, एक पोलन मदर सेल से 4 मेल गैमेट, तो कितने बनाने के मेल गैमेट, 100 मेल गैमेट के लिए कितने, सो करो 100 इंटू ये डिवाइड बाय 4, 25 आता क्या, 100 इंटू 1 डिवाइड बाय 4 सो इज इक्वल टू 25, राइट। लेकिन एक फीमेल मदर सेल
फीमेल गैमेट मदर सेल या एक मदर सेल से एक ही फीमेल गैमेट बनता, अभी मैंने मेल गैमेट का बताया, तो वो रूल के हिसाब से अपने को 100 फीमेल गैमेट्स के लिए 100 डिविजन्स लगेंगे, क्योंकि एक फीमेल गैमेट में पूरा मियोसिस होता, भले ही तो 4 नहीं बनते, एक ही जगह एक बनता, और 100 मदर सेल्स में फिर 100 मियोसिस होंगे, तो 100 फीमेल गैमेट बने। मतलब इधर कितने लगेंगे इसको डिविजन अपने को 100 डिविजन्स, इसको कितने लगेंगे 25 डिवीजन। तो 100 सीड्स बनाने के लिए फॉर 100 सीड्स वी विल नीड टोटल 125 डिविजन्स। फॉर्मूला भी वही बनता है n/4 प्लस n, n/4 प्लस n, अपन ने 100/4 करके 25 निकाले, वही फॉर्मूला बनता अल्टीमेटली, और आपका आंसर आता 125 डिविजन्स आते। ओके, सो ये लास्ट प्रॉब्लम था मेरी तरफ से। वैसे और 2-3 प्रॉब्लम्स है आपके लिए दिया है, मैंने कुछ 2-3 प्रॉब्लम्स आपके सामने आ रहे हैं, ठीक है। उनके आंसर्स भी आपको मैंने हिंट में दिया हुए है, आपको दिख रहे हैं प्रॉब्लम्स, पॉज करके नोट कर लो, सारे लिख के ले लो। वीडियो यहाँ पे खत्म होता, चैप्टर इज ऑल्सो फिनिश्ड हियर। आपको ये वाला जो पार्ट है पूरा डिस्क्रिप्शन वगैरह मैंने मेरी तरफ से पूरी कोशिश किया है इजी, मोस्ट इजी करके देने के लिए। कुछ वीडियोस देख लो अगर आपको फिर भी सेल डिवीजन के नहीं क्लियर हो रहे, बट आई थिंक मैंने बहुत अच्छे से बताया, एक पॉइंट टू पॉइंट गया, और यहाँ पे पूरा चैप्टर फिनिश हुआ। एनसीईआरटी रीडिंग आपको खुद से करनी है, प्लस एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चंस दिए हुए एनसीईआरटी के पीछे, वो सॉल्व करने। आपको जो मटेरियल मिला है उसके अंदर के एमसीक्यू सॉल्व करो, पूरा चैप्टर यहाँ पे फिनिश हुआ। आई विल स्टॉप हियर, विल स्टार्ट विद अ न्यू चैप्टर इन आवर नेक्स्ट लेक्चर।